गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। ओके। प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था, जो कि जिसका नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो उसमें हमने समझा कि किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जब भी हम EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं तो हमें समझना है कि उसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से ट्रेड करने के लिए भारत में आई, ठीक है, व्यापार करने के लिए भारत में आई, और उसने उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो टेरिटरी है, जो ज़मीन है, उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वही हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि अब जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको दीवानी राइट मिल गए थे, ठीक है। किस तरह के राइट मिल गए हैं? दीवानी राइट मिल गए हैं। दीवानी राइट क्या होते हैं? जब भी किसी गवर्नमेंट को हम कह दें, या जो वहाँ के जो किसी भी एरिया का जो हेड है, किसी भी लोग हैं, अगर उनको उस जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाए, यानी टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाए, तो इस तरह के जो अधिकार है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल राइट्स हैं, ठीक है, वो उनको दीवानी राइट कहा जाता है। तो होता क्या है, 12 अगस्त 1765 को द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड अपॉइंटेड EIC एज द दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर, उस समय शाह आलम सेकंड थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बना दिया। अब ये दीवान ऑफ बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार के भी दीवान बनाए गए थे। बंगाल की हमने बात इसलिए करी है क्योंकि वो बड़ा प्रोविंस था उस वक्त का, ठीक है, और इम्पोर्टेंट था। तो बंगाल का दीवान बनाया गया। अब दीवान बनाने से क्या होता है? एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब जब कंपनी दीवान बन गई, दीवानी राइट्स जो हैं, अधिकार उसको मिल गए, तो कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उस क्षेत्र की, जो बंगाल टेरिटरी है, उस क्षेत्र की चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। यानी अब पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा, वो उस पर कंट्रोल किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी के पास रेवेन्यू यानी उसकी इनकम कहाँ से आती है? तो वो टैक्स से आती है। टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार तो दीवानी राइट दे ही दिया गया है। So company increases the revenue and buy fine cotton and silk cloth at cheaper rate। तो कंपनी क्या करती है? उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाए? वो कॉटन और सिल्क के जो क्लॉथ हैं, वो बहुत ही सस्ते रेट में खरीदते थे, ठीक है। और जब सस्ते रेट में इंडिया से खरीदते थे और अपने यहाँ यूरोप में जाके क्या करते थे? उनको सेल आउट कर देते थे, बेच देते थे। और वो कैसे बेचते थे? महंगे प्राइस पे। तो भारत से सस्ते प्राइस पे कपड़ा खरीदा, मेनली उसमें फाइन कॉटन एंड सिल्क, और यूरोप जाके उसको बेच दिया। तो इस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो इनकम थी, वो बढ़ रही थी। बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस because artisans were deserting villages since they were being forced to sell goods at low prices, ठीक है। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, यानी जो जहाँ उसको वो अधिकार मिला, दीवानी राइट्स, बंगाल की हम बात करें, तो वहाँ सस्ते दामों में खरीद रहे थे कपड़े, ठीक है। और इस वजह से बंगाल की इकोनॉमी जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली गई। और इसी वजह से, क्योंकि जब वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हुई, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग थे, ठीक है, जो आर्टिसंस थे, जो लोग काम करते थे, वो क्या करने लगे? वो वहाँ से गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया उन्होंने। आर्टिसंस व डेजर्टिंग विलेजेस मीन्स, अब वो गांव छोड़ के जा रहे थे, तो गांव क्या हो गए? सूने पड़ गए, डेजर्ट की तरह हो गए। अब वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था, देवर बीइंग फोर्स्ड टू सेल गुड्स एट लो प्राइसेस। कम दामों पर, सस्ते दामों पे अपना सामान बेचने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। उनको कोई इनकम मिलती नहीं थी, आर्टिसंस को, विलेजर्स को, इसलिए वो वहाँ गांव छोड़ के
जाने लगे। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। अब ये जो क्लॉथ हमने इंडस्ट्री बात करी, ठीक है, कपड़ों की बात करी, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था वो भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब कोलैप्स का मतलब हम यहाँ बात करें कह रहे हैं कि कल्टीवेशन भी एक तरह से पूरा नष्ट हो चुका था। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी एक तरह से पूरा नष्ट हो चुका था, उसमें भी कोई पैदावार, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, इन 1717 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। 1770 में एक बहुत ही टेरिबल भयानक फेमाइन यानी अकाल पड़ा, ठीक है, बंगाल में, जिसमें लगभग लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए थे। 10 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ पीपल, ठीक है, 1 करोड़ लोग। सो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ बंगाल को। तो यहाँ तक हमने क्या जाना है कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया बाय फोर्स, ठीक है, सस्ते दामों पे वो इंडिया से चीज़ें खरीद के बाहर अपने देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको महंगे दामों पे बेच रहे थे। तो इस तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और इसी वजह से भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे वो क्लॉथ इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, दोनों को बहुत ही कड़ा झटका लगा था, ठीक है, दोनों लगभग बर्बाद हो गए थे। भारत की जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो भी, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी। और एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद होने में एक फेमाइन का भी रोल था, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इन सब के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको, उनके लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने लोगों को एनकरेज करना स्टार्ट किया। द कंपनी ऑफिशियल्स एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन लैंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उन्होंने एनकरेज किया लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे यानी ज़मीन पे इन्वेस्ट करें, ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इसी कदम में आगे बढ़ते हुए इन 1793 द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। और कंपनी ने फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट जो है, एक मेथड, ठीक है, वो इजाद किया, इंट्रोड्यूस किया। उसके तहत बाय द सेटलमेंट द राजाज एंड द तालुकदार्स वर कॉल्ड जमींदार। जो किसी एरिया के, टेरिटरी के राजा या तालुकदार होते थे, उनको जमींदार बोला गया, ठीक है, और नाम चेंज कर दिया गया राजाओं का, और उनको क्या कर दिया गया, जमींदार कह दिया गया। अब जमींदार्स कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ईआईसी। अब इन जमींदार्स का काम क्या था, इस परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जमींदार्स का काम था कि वो पीजेंट्स यानी जो किसान लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनसे रेंट कलेक्ट करेंगे। और जब उनसे उस रेंट कलेक्ट करेंगे और पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ईआईसी, और जो भी वो रेंट कलेक्ट करेंगे उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स्ड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा ज़मींदार्स को, ठीक है। तो कुल मिला के क्या क्या हुआ, ज़मींदार जो हैं वो पीजेंट से पैसा कलेक्ट करने वाले हैं, रेंट कलेक्ट करने वाले हैं, और उस रेंट में से एक फिक्स्ड रेवेन्यू किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। तो ये एक परमानेंट सेटलमेंट कंपनी ऑफिशियल्स ने चालू किया। दिस एंश्योर्ड द रेगुलर रेवेन्यू टू द ईआईसी। और इस सेटलमेंट के थ्रू क्या हुआ कि अब ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेगुलर रेवेन्यू हो गई, एक रेगुलर इनकम आने लगी, एक, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। अब फिक्स करने से मतलब क्या था यहाँ, कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या ना हो, ठीक है, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, किसानों के पैदावार हो या ना हो, उनको तो एक फिक्स रेंट देना ही देना है, और ज़मींदार्स को एक फिक्स रेवेन्यू ईआईसी को देना ही देना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी भी थी इसके साथ, इस सेटलमेंट में। लेकिन ये फ़ायदा था किसका, ईआईसी का, कि उनको एक रेगुलर इनकम का जरिया मिल गया था।
एंड एट द सेम टाइम एनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड। और उसी समय जो ईआईसी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो ज़मींदार्स को एनकरेज करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करें अपना पैसा। ठीक है, कोई नई नई टेक्निक्स लेके आएँ ताकि ज़मीन जो है, जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो इम्प्रूव हो सके। इतना काम ये लोग कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट के अंडर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स विद परमानेंट सेटलमेंट, यानी ये जो परमानेंट सेटलमेंट ईआईसी लेके आई, इसमें क्या समस्याएं थी। पहली बहुत बड़ी समस्या ये थी कि रेवेन्यू फिक्स्ड वाज टू हाई। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, एंड अदर द जमींदार्स कुड अर्न बाय गिविंग आउट लैंड टू टेनेंट्स दज लीस्ट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग लैंड। अब दूसरा था कि ईआईसी ने तो एनकरेज किया ज़मींदार्स को कि वो लैंड को इम्प्रूव करने में अपना पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। लेकिन ज़मींदार ने क्या किया, वो भी चालू थे। उन्होंने क्या किया, उनकी तो अर्न हो रही थी, उनकी इनकम हो रही थी कि वो अपनी ज़मीन को क्या कर रहे थे, टेनेंट्स को यानी कि किराए पे दे रहे थे, और वहाँ से उनकी इनकम हो जाती थी। जब ज़मींदार की इनकम हो रही है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लैंड इम्प्रूव हो या ना हो। ठीक है, द लीस्ट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग लैंड। तो क्योंकि ज़मींदार की इनकम वो अपने जो लैंड थी उसको किराए पे दे रहे थे, वहाँ से उनकी इनकम हो रही थी, तो उनको कोई परवाह नहीं थी लैंड इम्प्रूवमेंट की। ये एक इस परमानेंट सेटलमेंट की एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, विलेजर्स फाउंड दिस सिस्टम ऑपरेसिव। विलेजर्स को, जो गांव के लोग थे, जो खेतों में काम करते थे, किसान लोग थे, उनको ये सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव लगा, दबाने वाला लगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर रेवेन्यू को फिक्स्ड किया गया था। ये फिक्स्ड रेवेन्यू था। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ है किसी समय में, किसी साल में अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, खेतों में सिंचाई नहीं हो पाई, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगा। लेकिन चाहे प्रोडक्शन कम हो, ज़्यादा हो, ना हो, किसानों को एक फिक्स्ड अमाउंट ज़मींदार्स को देना है और ज़मींदार्स को फिक्स्ड अमाउंट ईआईसी को देना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस सिस्टम को विलेजर्स ऑपरेसिव समझते थे। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसके बाद भी और सेटलमेंट आए। ठीक है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने अपने सेटलमेंट्स यानी जो इनके तरीके थे रेवेन्यू कलेक्शन के, उनको चेंज करते गए थे। ठीक है, क्योंकि हर एक सिस्टम का क्या था, धीरे धीरे विरोध होने लगा था। यहाँ विलेजर्स ने विरोध किया कि ये सिस्टम सही नहीं है। तो जो आगे आने वाले सेटलमेंट्स हैं वो हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।